ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के थ्योरी को क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्विक थ्योरी रिवीजन जो है ये काम कैसे करता है, इसको अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो का, वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, उनका थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस देखने का कोशिश करते हैं ब्रीफ में, क्विकली। ठीक है, हाँ, अगर अपने को थ्योरी में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो अपना बुक देख सकते हो, फुल डिटेल्ड कोर्स देख सकते हो। ये जो रिवीजन है अपना पूरा कंप्लीट रिवीजन जो है ये केवल क्विक थ्योरी रिवीजन से नहीं होगा, इसके साथ साथ अपने को क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस का भी सीरीज है जिसका लिंक आई बटन में ही आ रहा होगा। वहां पे जा करके हर एक चैप्टर से रिलेटेड उसका क्वेश्चंस करना होगा ताकि एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आज जो हम लोग फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन है क्या चीज। जैसे मान लो अगर समझाया जाए तो मान लो कि तुम किस दिन चल रहे हो रास्ते में, तो वो पता चला कि हमारे घर के नीचे में हमारे दादाजी सोना गाड़ के गए, मतलब घर के नीचे में पूरा खंडहर टाइप का है और उसमें एक सोने से भरा हुआ बक्सा है। ठीक है, और वो टनल जो है वो बाहर कहीं खुल जाता है। ठीक है, वहां पे एक गेट है जो कि छुपा हुआ है झाड़ वाड़ से। ठीक है, फिक्शन स्टोरी है। ठीक है, तो अब मान लो कि वो बक्सा तुमको दिखता है। अब अरे चोर सोचे कि इसको लेके भाग जाते हैं, तुम्हारा मान लो एगो दोगो भाई है, बहन है, तो शेयर ना करना पड़े उनके साथ। ठीक है, तो उनके साथ शेयर ना करना पड़े तो इसको लेके हटा लेते हैं हम सोनवा को। ठीक है, लेकिन पूरा सोना से भरा हुआ बक्सा है, हिलने वाला है, सोचो नहीं हिलने वाला। तुम एक साइड से सोचे अरे हिला के देखते हैं, नहीं हिला, बक्सा नहीं हिला। ठीक है, तो अब क्या करोगे। मान लो कि अगर फिजिक्स अभी तक नहीं पता है, सोचो कि कहीं दूसरे साइड से हिल जाए। ठीक है, लेकिन किसी साइड से नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो जब हम एक साइड से हिलाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने को अगर हम धकेल रहे हैं तो हिल तो नहीं रहा। यानी हम लोग जानते हैं कि जब भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो अनबैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस किया गया। कौन बैलेंस किया? तो ग्राउंड जो है वो एक फ्रिक्शन लगा रहा है अपने पास। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है उसका प्रॉपर्टी एक अपने को समझ में आ रहा है कि वो जो है टेंडेंसी ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है, या रिलेटिव मोशन को, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको इधर धकेल के मोशन में लाने का कोशिश कर रहे थे, तो फ्रिक्शन क्या किया, उसको रेजिस्ट किया। ठीक है, दूसरा चीज देखो, अब हम इधर से धक्का देने की कोशिश किया, ठीक है, नहीं समझ में आया। अब उधर से धक्का दिए तुम, हम नहीं दे रहे, तुम दे रहे हो, हम चोर नहीं है। ठीक है, उधर से धक्का दिए तब भी तुमसे नहीं हिला बक्सा। मतलब क्या है कि जब हम इधर से धक्का दे रहे हैं तो इधर के डायरेक्शन के फोर्स को मैनेज कर रहा है, जब इधर से धक्का दे रहे हैं तो इस डायरेक्शन के फोर्स को मैनेज कर रहा है। यानी कि फ्रिक्शन जो है अपना डायरेक्शन भी बदल सकता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है अपना डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब तुम क्या सोचे कि अच्छा हमसे अकेले नहीं हो रहा है, तो भाई बहन को बुलाने से अच्छा है कि दो चार को लेबर बुला लिया जाए। ठीक है, शुरू में सोचे पैसा बचाते हैं, थोड़ा दुइये को लेबर बुलाते हैं, उसको बताएंगे नहीं कि बक्सवा में है क्या। ठीक है, बक्सा में ताला मार दिया, लेबर को बुला लिया। ठीक है, अब दो को लेबर बुलाए पैसा बचाने के लिए। ठीक है, अब तीनों मिलके धकेल रहे हो, फिर भी नहीं हिल रहा है बक्सा। ठीक है, मतलब क्या, जैसे पहले मान लो तुम एफ फोर्स लगा रहे थे, अब तीनों का लेटेड भी इक्वल फोर्स है, वैसा होगा नहीं, तो तीनों मिलकर के 3F फोर्स लगा रहे हो, तो 3F फोर्स लगा रहे हो फिर भी वो बक्सा नहीं जा रहा है। मतलब क्या, फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा लिया। ठीक है, फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर रहा है। तीन बुलाए, चार बुलाए, पांच बुलाए, नहीं हिल रहा है। ठीक है, पांच तक में नहीं हिला, एक एक करके तुम बढ़ाते जा रहे हो, नहीं हिल रहा है। मतलब फ्रिक्शन क्या है, अपने मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, इट कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो। ठीक है, अब मान लो कि जब 8 लेबर बुला लिया तब दिख रहा है कि बक्सा एकदम जस्ट अब हिल जाएगा, अब हिल जाएगा। ठीक है, 8 लेबर में हिल जाएगा, तो बोले कि और थोड़ा दम लगाओ, थोड़ा खाना पीना खाए, रेड बुल पिलाए सबको, थोड़ा और दम लगाओ। ठीक है, तो और दम लगाया तो क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखे कि बक्सा जब चलना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखे कि बक्सा चलना शुरू किया तो टेंडेंसी जो वेलोसिटी से नहीं चल रहा था, चलना जब शुरू कर दिया एक बार तो उसके पास उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब क्या समझ में आया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो एक स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ अपने पास, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, जो फ्रिक्शन रुका हुआ बॉडी में लग रहा है। ठीक, स्टैटिक मतलब जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है
तो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको कि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू किससे बड़ा है? तो जब बक्सा चलने लगा तो उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे वो वैल्यू बढ़ा, क्योंकि हम लोग को चलाने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना, और अगर वो फोर्स कंटिन्यू रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि बक्सा के पास कुछ एक्सेलरेशन आ जा रहा है, मतलब एक बार बक्सा चलना शुरू कर दिया तो फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन, जो चलने पे लग रहा है फ्रिक्शन, जो रिलेटिव फ्रिक्शन लग रहा है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, ठीक है। तो ये अपने पास चौथा प्रॉपर्टी आ गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज जनरली लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है अपने पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का अगर ग्राफ बनाना हो, जैसे यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस में फ्रिक्शन को रखें और एक्स एक्सिस में हम लोग अप्लाइड फोर्स को रखें, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो शुरू में देखो, शुरू में क्या हो रहा था, हम फोर्स लगा रहे थे, जितना फोर्स लगा रहे थे, जितना मेरा अप्लाइड फोर्स था उतना ही मेरा फ्रिक्शनल फोर्स था, ठीक है। फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, बराबर था, ठीक है। तो शुरुआत में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है, जितना हम अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लग जा रहा है, और बॉडी रुका हुआ है, मतलब वो कैसा फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, बॉडी रुका हुआ है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा बताओ, तो स्लोप कितना होगा, 45 डिग्री, 1 tan थीटा जो होगा 1 होगा, ठीक है, और एंगल जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, y इक्वल्स टू x टाइप का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, जब ब्लॉक जस्ट चलने वाला है तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, और उसके बाद जब ब्लॉक चलने लगा तब क्या हुआ, यहां पर देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक आया, और ब्लॉक जब चलने लगा तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा कम वैल्यू है, और ये अपने पास आगे में काइनेटिक फ्रिक्शन है। और जनरली अपने स्कोप ऑफ स्टडी में, जिसमें हम लोग बहुत कम वेलोसिटीज के साथ डील करते हैं, उस अपने स्कोप में क्या होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ने के साथ भी काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितना भर अपने को जानना है, ठीक है। आगे पढ़ोगे कि वेलोसिटी के साथ फ्रिक्शन हल्का फुल्का चेंज करता है, बट अभी के लिए अपने को ये मान के चलना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन उतना का उतना ही लगता रहेगा। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इन सबको नोट करते हुए चलना है, ठीक है, पॉज कर लेना, नोट करते हुए चलना है, ठीक। अब क्या फ्रिक्शन हमेशा अनवांटेड है? जैसे मान लो कि अगर हम बात करें क्या फ्रिक्शन हमेशा हार्मफुल या अनवांटेड है, क्या फ्रिक्शन नहीं चाहिए अपनी को जिंदगी में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए कि चलना है अगर किसी को, ठीक है, चलना है अगर, तो चलने में हेल्प कौन करता है, फ्रिक्शन ही तो करता है, चलने में हेल्प फ्रिक्शन ही कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर रस्सी चढ़ना है तो रस्सी को हम लोग पकड़ रहे हैं कस के, ठीक है, तो रस्सी को अगर हम लोग कस के पकड़ रहे हैं तो क्या होता है, रस्सी पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, और उस नॉर्मल रिएक्शन के चलते रस्सी हम पे फ्रिक्शन लगा रहा है, जो हमको टेंशन के रूप में दिख रहा है। इसमें टेंशन क्यों आ रहा है, अगर मान लो रस्सी फ्रिक्शन लेस है, जैसे मान लो कि एक पोल दे दिया, और पोल में हम बढ़िया से, पोल था लोहा तो ऐसे स्लिप होता है, स्टील का था, ठीक है, और उसमें पूरा बढ़िया से तेल लगा दिया, ठीक है, तो क्या उस पर चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज्यादा कम हो गया है कि वो उतना टेंशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है पोल, जो कि हमको ऊपर खींच ले। कहानी समझ में आ रहा है ना, ठीक है, भले ही मेरे अंदर कितना भी दम हो, बट अगर उसमें तेल लगा दिया तो आदमी नहीं चढ़ सकता, ठीक है, मुश्किल है, अगर कोई आदमी बहुत कस के पकड़ेगा तब जाकर के चढ़ सकता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है वो चीज। तो मतलब क्या है, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अनवांटेड नहीं है, फ्रिक्शन अपने को हेल्प भी करता है, चलने में हेल्प कर रहा है, रस्सी चढ़ने में हेल्प कर रहा है, किसी चीज को करने में हेल्प कर रहा है, ये सारा है, जो किसी चीज को ग्रिप कर रहा है वो भी किसके चलते कर पा रहे हैं, फ्रिक्शन के चलते ही तो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कहानी जो है, ये सब, जैसे आइस पे अगर चलना हो तो अपना आइस पे चलना मुश्किल हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन का हेल्प क्या होता है, देखो जैसे बाइक वाइक चलाते तो सुनो क्लच क्या होता है, क्लच क्या होता है, इंजन को चक्का से कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो क्लच में फ्रिक्शन ही ना रहे, जैसे सुने क्लच प्लेट जल गया, जल गया मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन उसके बीच में बहुत कम हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, इनपुट जितना दे रहे हैं उससे बहुत कम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यही कहानी हो जाता है, अपने को फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पे फ्रिक्शन अपने को लगने लगता है कि बेकार चीज भी है। जैसे
मशीन में जो पावर इनपुट इज टू पावर आउटपुट है, ठीक है। जैसे कोई मशीन चल रहा है, जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, तो पंखा में फ्रिक्शन के चलते ही तो पावर लॉस हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या पावर लॉस होगा पंखा में? एक बार पंखा को चला के छोड़ दिए, स्विच विच ऑफ कर दिया, अपना वो चलते रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कांस्टेंट हमको इलेक्ट्रिकल पावर देना पड़ रहा है। और क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उसको चलने में फ्रिक्शन जो है वो कुछ पावर का लॉस करा रहा है, कुछ वर्क का, कुछ एनर्जी का लॉस करा रहा है। एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि एनर्जी क्या चीज होता है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी का लॉस करा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो कहीं कहीं पर रिक्वायर्ड नहीं भी होता, कहीं कहीं पर हम लोग फ्रिक्शन को घटाने का कोशिश करते हैं, कहीं कहीं पर अपने को फ्रिक्शन जरूरी भी होता है, कहीं कहीं पर फ्रिक्शन बढ़ाने का भी कोशिश करते हैं, और एक सामंजस्य बना करके अपने को चलना पड़ता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जिंदगी में जैसे पेड़ है, तो पेड़ अनवांटेड है नहीं, उसको बना सामंजस्य बना करके चलना है। जीव जंतु है, पौधा है, ये सब अनवांटेड चीज नहीं है, उसके साथ अपने को मिल मिला के चलना पड़ेगा, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो फ्रिक्शन हमेशा अनवांटेड नहीं है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का अगर बात किया जाए तो अपने पास एक स्टैटिक फ्रिक्शन बताए थे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये ऐसा फ्रिक्शन है जो तब एक्ट करता है जब कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, दो बॉडीज के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तब ये फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये ऐसा एक्ट करता है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोक सके, ठीक है। जैसे अगर हम किसी चीज को खेलने का कोशिश कर रहे हैं तो उसका जो मोशन हो रहा है जिधर साइड, उसको रोकने के लिए वो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड को भी अपना एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि हमेशा रोक के ही रख देगा। एक औकात से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी चलने लगेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी एडजस्ट कर सकता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। और वही लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये लिमिट क्या है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कर दें, अगर हम फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगा देंगे तो बॉडी जो है वो स्लिप करना शुरू कर जाएगा, वो अब रेस्ट में, रिलेटिव रेस्ट में नहीं रह पाएगा। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, बॉडी का कितना कैसा रफनेस है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। रफनेस ऑफ बॉडीज, मटेरियल जो बॉडी का कांटेक्ट में, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दो सरफेसेस के बीच में जितना नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये क्या चीज बोल रहे हैं ये समझाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लो कि एक बक्सा है, ठीक है, वही सोना वाला बक्सा लेते हैं। अगर उसमें से हम सारा सोना निकाल दें तो क्या खाली बक्सा को मूव करना आसान नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। जितना ज्यादा सोना रहेगा उतना उसको मूव करना मुश्किल होगा, मतलब जितना ज्यादा उसका वेट रहेगा, और वेट ही तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? उस इंस्टेंट पे अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा तो उतना ज्यादा अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे सिंपली समझो, ऐसा भी समझ सकते हो इसको, जैसे कोई किताब रख दिया, ठीक है, तुम्हें अपना एक किताब जो ले लो और किताब को रख लो, ठीक है, बेड पर, टेबल पर, जहां भी रखना है रख सकते हो, ठीक है। किताब रख लिया और किताब को नॉर्मली खींचने की कोशिश की, आराम से खींचा जाता है। अब क्या करो, एक हाथ से उस किताब को प्रेस कर दो, ठीक है, टेबल के अगेंस्ट एक हाथ से उसको प्रेस कर दी, और अब खींचने की कोशिश करो। देखो मुश्किल हो गया ना, ठीक है। क्यों मुश्किल हो गया? क्या सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट बदल गया? नहीं, अभी भी किताब और टेबल ही सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट है। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि हम उसको नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अपने को जितना पढ़ना उसमें अपने को ये जानना है कि कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो कि एक क्यूबॉइड लेते हैं, जैसे अगर एक डस्टर ले लिया, ठीक है, और वो डस्टर को हम ऐसे रख दें, देखो ये डस्टर ले लिया, इस डस्टर को हम इस वाले फेस पर रखें या इस वाले फेस पर रखें, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो उतना ही। इसको मूव करने में जो हमको इफर्ट चाहिए होगा वो सेम इफर्ट अपने को चाहिए होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता किस पर? कांटेक्ट एरिया ऑफ सरफेसेस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ये तो अपने को समझ में आ गया। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग म्यू एस बोलते हैं। ये म्यू है, म्यू जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू अगर नॉर्मल रिएक्शन कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है।
और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, हमेशा बड़ा या बराबर होता है, या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा या बराबर होता है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू लिमिटिंग नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू स्टैटिक लिखते हैं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है, उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू स्टैटिक इंटू एन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा छोटा या बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही है तो छोटा या बराबर रहेगा, ठीक है। अब एक और होता है फ्रिक्शन, कौन सा अपने पास, काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसको हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। डायनामिक मतलब चलने वाला फ्रिक्शन, ठीक है। जब बॉडी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन ऐसा है जो एक्ट करता है जब रिलेटिव स्लिपिंग बॉडी के बीच में हो रहा है, और ये उस रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने का कोशिश करता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर, फिर से सेम कहानी, ठीक है। मटेरियल पर, रफनेस ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट उस पर डिपेंड करता है, और प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, सेम टाइप का। कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एफ के जो है वो फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर जो म्यू आता है वो म्यू के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जनरली जो है वो एफ के जो है वो लेस देन एफ एल होता है। जनरली हमेशा हर बॉडी में जनरली दिखेगा कि एफ के जो है वो लेस देन एफ एल है। कभी कभी एफ के ग्रेटर देन एफ एल भी होता है, ठीक है, बट उसके बारे में नहीं जानना अपने को अभी उतना डिटेल में। जैसे एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम के साथ जो होता है एफ के जो होता है वो ज्यादा होता है एफ एल से, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना। जनरली जो बॉडीज होता है उसमें एफ के जो होता है वो लेस देन एफ एल होता है। यानी कि अगर एफ के को लिखा जाए तो एफ को क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू एन, और एफ एल को लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, म्यू एस इंटू एन। तो जनरली कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। बट अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेम है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी उतना ही है। अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और म्यू के और म्यूएस, एक ये जनरल कंफ्यूजन था, म्यू के और म्यूएस जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि वन से हमेशा क्या हो, छोटा ही हो, ये वन से बड़ा भी हो सकता है। जैसे ठीक है, जैसे अपने पास हम लोग 10th में पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा क्या होता है, वन से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा कुछ ये नहीं है, ये वन से छोटा भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है, बट बहुत बड़ा नहीं होता है। मतलब 2 3 चल गया तो बहुत ज्यादा हो गया, समझ लो 2 चल गया तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 चल जाएगा सीधा सीधा, बट ये वन से बड़ा होता है। जैसे कॉपर, ड्राई कॉपर और ड्राई कॉपर के बीच में, कॉपर और वेट कॉपर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर लुब्रिकेटेड है तो कहानी अलग होगा। ड्राई कॉपर और ड्राई कॉपर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कितना होता है, 1.6 होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कितना होता है, 1.6 होता है। किसके किसके बीच में, ड्राई कॉपर और ड्राई कॉपर के बीच में, ठीक है। तो वन से बड़ा भी होता है, बस ये एग्जांपल देकर के हम समझा रहे थे, ठीक है। वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से जनरली जो होता है वन से छोटा ही देखने के लिए मिलता है अपना रियल लाइफ में, बट वन से बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वन से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अब फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन क्यों लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन के पीछे रीजन क्या है। तो फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास एक मॉडल है, बम्प रिस्ट्रेंट मॉडल। ये क्या होता है, देखो इसमें क्या बोला जाता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब भी हम लोग किसी सरफेस को देखेंगे, ठीक है, तो वो सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं दिखेगा, चाहे जितना भी स्मूथ सरफेस देख ले वो सरफेस एक्चुअली में स्मूथ नहीं दिखेगा। वो सरफेस क्या होता है, हल्का रुखड़ा होता है, उसमें ऐसा ऐसा हल्का हल्का खांच टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है, हल्का हल्का बम्प टाइप का रहता है उसमें, ठीक है। और ये एक सरफेस है जो कि मूव करने का कोशिश कर रहा है, ऊपर ब्लैक वाला, और ये रेड वाला एक दूसरा सरफेस है जो कि अपना फिक्स्ड है रेस्ट में, ठीक है। और ये ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस पे मूव करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तब दिख रहा होगा एक इसका खांच इसके खांच में फंस जा रहा है, ठीक है, फंस जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको चलाना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है ना, ठीक है। तो इसको चलाना मुश्किल है, तो वन सरफेस का बम्प, एक सरफेस का बम्प चलाना उसको मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है किससे, बम्प्स ऑन अनदर से, ठीक है। तो एक दूसरे पे चलना मुश्किल है, और यहीं से हम लोग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये इससे हम लोग एक चीज ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा क्यों होता है। ऐसा समझो जैसे एक ब्रश है, ठीक है, ब्रश पे हम लोग ऐसा एक ब्रश है उसके ऊपर एक दूसरा ब्रश रख दिया, ठीक है,
और उस ब्रश को हम लोग एक दूसरे ब्रश पे चलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ब्रश है उस पर हम लोग उंगली रख दे और उंगली रख के चलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखो, जब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जब हम उंगली रख के चलाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत में थोड़ा अपने कुछ ज्यादा दिक्कत आएगा, बट जैसे उंगली चलने लगेगा तो ब्रश का जो ब्रिसल्स है वो क्या होगा, मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग घूमने लगेगा, ठीक है, और घूमेगा तो हमको अपने उंगली को चलाने में क्या होगा, आसानी होगा। कहानी समझ में आ रहा है ना। सिमिलर टाइप से इसमें भी होता है, जब एक बॉडी दूसरे पर चलने लगता है तो ये जो बम्प्स है, बम्प्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन में घूम जाता है, थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन टाइप का हो जाएगा, तो इंक्लाइन टाइप का हो जाएगा तो क्या होगा, चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और वहीं से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडल है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसको कि एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। कौन सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कभी देखोगे ग्लास के ऊपर अगर ग्लास रख दें तो उसके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ग्लास के ऊपर नॉर्मल चीज रख लो, जैसे वुड रख लो, ग्लास के ऊपर लकड़ी रख लो, तो ग्लास के ऊपर लकड़ी रख लो, कुछ भी रख लो, लोहा रख लो या फिर अपने बैठ जाओ, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ग्लास के ऊपर अगर ग्लास रख दे एकदम उतना ही स्मूथ, ठीक है, दो स्मूथ सरफेस से जब कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है उस चीज को, क्योंकि स्मूथ, इसमें तो ऐसा मानेंगे कि स्मूथ आ गया तो बम्प्स कम हो जाएगा, स्मूथ जैसे होगा बम्प्स कम हो जाएगा, और बम्प्स अगर कम हो जाएगा तो मोशन जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ग्लास के ऊपर ग्लास रख लेंगे तो क्या होगा, वो मोशन आसान होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि मोशन बहुत मुश्किल हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ग्लास ऑन ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.0 है, ठीक है, लेकिन ग्लास ऑन वुड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, 0.45 होता है। तो ये वुड तो ग्लास से ज्यादा ही रफ है, ठीक है। तो यहां पर स्मूथ अगर दोनों सरफेस हो जाए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और उस चीज को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक और मॉडल लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसा ये भी वही है, बम्प्स होता है, सरफेस जो है वो तो ऑब्वियसली रफ है, ठीक है। तो सरफेसेस अगर रफ है तो क्या होगा, देखो यहां पर अपने पास, देखो जहां पर एक्चुअल प्लेसेस ऑफ कांटेक्ट है, देखो ब्लू जो दिखाया गया, ठीक है, ब्लू सर्कल में जो है ये एक्चुअल प्लेसेस ऑफ कांटेक्ट पर जो होता है, जो अपने पास डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच में, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो क्या है, बहुत कम हो जा रहा है। और अगर बहुत कम हो जा रहा है तो एक और फोर्स, इसका हम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वांडर वाल्स फोर्स, वो लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां पर लिखे भी है, वांडर वाल्स फोर्स अगर लगना शुरू हो गया यहां पर, तब क्या हो जाएगा, तब जब ये इस पर चलने का कोशिश करेगा तो ये इसको रोकेगा, बोलेगा ना भाई हमसे चिपक के रहा, ठीक है। तो ये वेल्डिंग टाइप का हो जाता है, हल्का छोटा छोटा वेल्ड टाइप का हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। एक होता है हॉट वेल्डिंग जिसमें हम लोग हीट करके वेल्ड करते हैं, ठीक है, ये कोल्ड वेल्डिंग हो गया। कोल्ड वेल्डिंग का और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कील ठोकना कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, रिवेटिंग करना कोल्ड वेल्डिंग, नट बोल्ट लगाना कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, ये सारा कोल्ड वेल्डिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर भी कोल्ड वेल्डिंग टाइप का अपने को दिखने लगता है, क्यों, क्योंकि वांडर वाल्स फोर्स लग रहा है एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो कम होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो जब बॉडीज चलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल टकराना शुरू हुआ, तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो टकराएगा तो वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट जब करेगा तो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वांडर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो वांडर वाल्स फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके चलते काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा छोटा होता है कंपेयर टू किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा छोटा मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो जैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अगर 0.4 है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.38 होगा, ऐसा नहीं कि 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.38 होगा, 0.37 होगा, 0.39 होगा, इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा फील दिला दिए कि क्या होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है यहां से, ठीक है। एक जो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, कि दो सरफेसेस जब एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएगा तब फ्रिक्शन क्यों बढ़ जा रहा है, तो वो चीज ये एक्सप्लेन कर देता है। देखो जब दो सरफेसेज एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएगा तो ये एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। मान लो इसको एकदम प्लेन कर दो, एकदम प्लेन होता नहीं एक्चुअली में, एकदम प्लेन कर दो तो देखो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जब एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। देख रहे हो 0.45 और 1,
ठीक है, कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो उस चीज को ये एक्सप्लेन कर देता है। और एक हम लोग जनरल अपने पास फेनोमेनन जानते हैं, जैसे ठंडा में हाथ रगड़ते हैं तो हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कभी शंकर जी निकालो माथा रगड़ के, ठीक है, शंकर जी निकलते हैं ना, ठीक है। तो शंकर जी कैसे निकल जाते हैं, फ्रिक्शन का खेल है, ठीक है। क्या होता है देखो, जब हाथ हम लोग रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हाथ गर्म हो गया। तो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल काम आता है। फ्रिक्शन के चलते गर्म होता है उतना तो अपने को समझ आता है, बट फ्रिक्शन के चलते क्यों गर्म हो जाता है, तो देखो जो वाइब्रेशंस हो रहा है, इंटर एटॉमिक वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस के चलते एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। जैसे वाइब्रेशंस कंटिन्यू रह रहा है, और अगर वाइब्रेशंस बढ़ते जाएगा तो बढ़ तो नहीं रहा है, एक टाइम पे आने के बाद वाइब्रेशंस जो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो कांस्टेंट हो जा रहा है तो वाइब्रेशंस को कंटिन्यू, जैसे पंखा के चलने को कंटिन्यू रखने के लिए इलेक्ट्रिक पावर देना पड़ रहा था, सिमिलर कहानी यहाँ पर वाइब्रेशंस जो कंटिन्यू है, तो हम जो पावर देना हाथ से, वो कहाँ जा रहा है, वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और वही हीट अपने को दिख रहा है, जो वाइब्रेशन का एनर्जी है वो अपने को हीट के फॉर्म में धीरे धीरे डिसिपेट होता हुआ, डिसिपेट मतलब लॉस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कहानी क्लियर है। तो फ्रिक्शन का ये कॉज है, जो कि दो मॉडल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ज्यादा बेटर मॉडल अपना कोल्ड वेल्डिंग मॉडल है, बम्प रिस्ट्रेंट मॉडल से भी एक्सप्लेन किया जाता है, वो तुम लोग 9th क्लास में देखे होगे कि वैसे खांच मॉडल भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम लोग मान लेंगे कि सरफेस में फ्रिक्शन है ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे कि फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन गायब, ठीक है। अब फ्रिक्शन गायब तो क्या होगा, और फ्रिक्शन रहेगा तो क्या करवाएगा वो, उससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करेंगे। जैसे एक आध एग्जांपल समझाते हैं, देखो जैसे मान लो ये एक आदमी है अपना, ठीक है। ये आदमी इधर अपना वेलोसिटी बढ़ रहा है उसका इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है। इसका वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में अगर हम लोग मान ले कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा, देखो आदमी क्या चल पाएगा, क्या एक्सेलरेट कर पाएगा, सरफेस अगर फ्रिक्शन लगा तो यहीं पर सही कोशिश करेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ट्रेडमिल में क्या होता है, यही होता है ना, सरफेस पीछे भागते जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस टाइप का अपने को फील होता है। तो यहां पर भी सेम कहानी है, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा, जैसे बर्फ हो गया, तो बहुत ज्यादा तेजी से आदमी नहीं दौड़ पाएगा। तो एक्सेलरेट कराने वाला कौन, तो एक्सेलरेट कराने वाला फ्रिक्शन, जो कि किधर लगेगा, किधर एक्सेलरेट कराना, आगे। तो पीछे लग के आगे एक्सेलरेट करा सकता है क्या, नहीं। तो फ्रिक्शन किधर लगना पड़ेगा, आगे लगना पड़ेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा, आगे लगेगा। और अगर आदमी रुकने का कोशिश कर रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, पीछे लगने लगेगा, ठीक है। अब अपने पास जैसे मान लो कि ये दो ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और ये अपने पास ग्राउंड है, और हम लोग एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं एफ, जिसके चलते हम लोग इस ब्लॉक को खींचने का कोशिश कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक को। ग्राउंड का फ्रिक्शन मान लेते हैं बहुत कम है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन जो है वो नहीं, मतलब नेग्लिजिबल लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ग्राउंड पे फ्रिक्शन मान लेते हैं कि इतना कम है कि ये दोनों ब्लॉक को चलने से नहीं रोक पा रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों ब्लॉक को चलने से नहीं रोक पा रहा, मतलब ये दोनों ब्लॉक तो चलता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। तो अब किस पर किधर फ्रिक्शन लगेगा, अगर वो देखना है तो हम दोनों ब्लॉक को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले ब्लॉक को आगे लेके जाने वाला कौन, क्या उस पर फोर्स डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, नहीं लगा रहे। उसको आगे लेके जाने वाला कौन, उसको आगे लेके जाने वाला दोनों के बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसको आगे लेके जाने वाला फ्रिक्शन, और न्यूटन साहब का तीसरा नियम अपने को पता है क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस पे अगर फ्रिक्शन आगे तो इस पे फ्रिक्शन किधर, पीछे। कहानी क्लियर है, ठीक है। और इस पे फ्रिक्शन पीछे। अब देखो इस ब्लॉक को केवल देखो, ये ब्लॉक भी तो ग्राउंड पर चल रहा है ना, तो ग्राउंड पर चल रहा है तो ग्राउंड भी तो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा, और वो किधर लगाएगा, ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे लगाएगा, ठीक है। ग्राउंड इसके रिलेटिव मोशन को रोकने का कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपने को जज करने में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। मान लो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक जो है इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हो जाता, ये यहीं कहीं रह जाता, ये ब्लॉक आगे निकल जाता, यहीं कहीं गिर जाता। तो इसको आगे लेके जाने वाला कौन, तो फ्रिक्शन। उस हिसाब से हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन सोच लिया, ठीक है। अब एक दूसरा केस मान लेते हैं, इसमें हम लोग यही सिस्टम माने, बट फोर्स जो ऊपर वाले ब्लॉक पर अब लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर लग रहा है तो सिंपली ऐसा समझो कि ऊपर वाले ब्लॉक पर अगर फोर्स लग रहा है तो इसको तो चलाने के लिए ये फोर्स है। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या नीचे वाला ब्लॉक चलता, नहीं चलता। तो नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन, फ्रिक्शन। तो उसको समझने के लिए हम लोग फिर से इन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। अब या तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं
कि इसके मोशन को अगर ये सीधा सीधा से निकल जाता तो रिलेटिव मोशन को रिजिस्ट करा, ठीक है, रिजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव मोशन आगे की साइड हो रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर पीछे लगेगा, ठीक है। एक तरीका अपने पास ये भी समझने का, और एक तरीका ये था कि नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे के साइड लगेगा। एक फ्रिक्शन बना लो नीचे वाले ब्लॉक पे या ऊपर वाले ब्लॉक पे, न्यूटन साहब के तीसरा नियम के हेल्प से हम लोग दूसरा फ्रिक्शन भी आसानी से बना सकते हैं। एक फ्रिक्शन अगर आगे है नीचे वाले ब्लॉक पर तो ऊपर वाले ब्लॉक पर किधर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब नीचे वाले ब्लॉक को अगर देखा जाए तो इस पर फ्रिक्शन किधर था, आगे था, ठीक है। तो अब ग्राउंड का फ्रिक्शन इसको लेके जा रहा है आगे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का स्लिपिंग आगे की साइड हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, पीछे के साइड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे के साइड यहाँ पर फ्रिक्शन दिख रहा है अपने को, ठीक है। डायरेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं लग रहा, लग रहा है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ये हम लोग के पास एक कार है, ठीक है, ठीक ठाक ड्राइंग बना लिया ना, ठीक है। एक कार है अपने पास, ये रियर व्हील ड्राइव कार है, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव कार क्या होता है, इसमें जब हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, कार में बाइक में जब हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, एक्सेलरेटर घुमाते हैं, तो क्या होता है एक चक्का घूमने का कोशिश करता है। कौन सा चक्का घूमने का कोशिश करता है, तो इसमें पीछे वाला चक्का को जब हम लोग एक्सेलरेटर देंगे, तो जब हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस करें तो कार मान लो आगे की साइड इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो पीछे वाले चक्का को ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। किधर साइड, अगर तुम्हारे साइड से देखा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश कर रहा है, पीछे वाले चक्का को कौन, इंजन, ठीक है। तो जनरली अपने पास जो मोटरसाइकिल होता है, जो अपने पास साइकिल है, ये सारा रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स है। कार में रियर व्हील ड्राइव भी आता है, फ्रंट व्हील ड्राइव भी आता है, जिसमें इंजन जो है आगे वाले चक्का को घुमाने का कोशिश करेगा, या फिर और ऑल व्हील ड्राइव या फोर व्हील ड्राइव उसको बोलते हैं, जिसमें इंजन क्या होता है, चारों चक्का को घुमाता है, इंजन का पावर चारों चक्का को जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास जो कार है ये कैसा है, रियर व्हील ड्राइव कार है, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव कार अगर रोड पर एक्सेलरेट कर रहा है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, पीछे, अब देखो अपने को फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना, पीछे वाला चक्का और ग्राउंड के बीच में और आगे वाला चक्का और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना, ठीक है। मान लो अगर पीछे वाला चक्का और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता मतलब जैसे ऐसा केस में हम लोग बहुत बार फंसते भी हैं, जैसे बालू वाले मिट्टी में फंस गया, तो देखते हो गाड़ी का चक्का घूमते जा रहा, आगे गाड़ी बढ़िया नहीं रहा, तो वही चीज हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं है कि गाड़ी को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो कादो मिट्टी में फंस जाने पे सेम कहानी होता है। तो अगर पीछे वाला चक्का घूमते रहे और आगे नहीं बढ़े, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यही होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एक्चुअली में पीछे वाले चक्का पे आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअली में आगे बढ़ा रहा है, तो आगे बढ़ा रहा है तो किधर लगेगा, आगे बढ़ा रहा है तो आगे के साइड लगेगा, मान लो कि ये फ्रिक्शन F1 है, ठीक है। अब अगला चक्का का बात करते हैं, अगला चक्का के साथ क्या होगा, देखो अगला चक्का के साथ ये होगा, अगर इसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो देखो पीछे वाला चक्का तो बढ़ा रहा है आगे और एक्सल से कनेक्टेड है, तो एक्सल क्या करेगा, एक्सल बोलेगा अगला चक्का ना, तो आगे तो बढ़ना है तुमको, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चुपचाप आगे स्किड करते हुए बढ़ता, ठीक है। जैसे कभी कभी देखोगे हार्ड ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, चक्का घूमना बंद हो जाता है लेकिन आगे बढ़ता है स्किड करते हुए, ठीक है। तो ये स्किड करते हुए आगे बढ़ता, ठीक है। लेकिन अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इस चक्का को घुमाने में हेल्प करेगा और घुमाएगा चक्का को, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। आगे लग के किधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे लग के किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। कहानी समझ में आ रहा। और चूंकि नेट एक्सेलरेशन आगे है तो नेट फोर्स किधर है, आगे है, तो यानी कि F1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए F2 से, ठीक है। F1 जो है वो F2 से अगर बड़ा होगा तभी ना नेट एक्सेलरेशन आगे हो पाएगा। अगर F1 छोटा हो गया तो क्या गाड़ी आगे चल पाएगा, नहीं। तो F1 F2 दोनों अलग अलग है और F1 जो वो क्या है, बड़ा है F2 से। ये हम सिंगल चक्का पे दिखा, ऐसा ही दो चक्का पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक लेफ्ट वाले चक्का, एक राइट वाले चक्का पर, एक लेफ्ट वाले चक्का पर। सिमिलरली आगे में भी एक राइट वाले चक्का पर, एक लेफ्ट वाले चक्का पर, ठीक है। इसमें टर्निंग वर्निंग कार का बहुत ज्यादा, उसमें भी फ्रिक्शन देख सकते हो कि फ्रिक्शन कैसा कैसा लगेगा, क्यों गाड़ी टर्न करता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चाहो तो देख सकते हो कि गाड़ी टर्न कैसे करता है, उस पर जाकर के देख सकते हो, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना सीख लिया, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन में एक अपने पास एप्लीकेशन हो जाता है मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। जैसे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ, यहाँ पे 2 3 भी आ सकता है, ठीक है।
3 वाला अगर जानना है तो उसके लिए अपने पास क्वेश्चन वाले सीरीज में हम लोग किए हैं, वहां जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो ब्लॉक है, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है और एक फोर्स एफ हम लोग लगा रहे हैं ये ऊपर वाले ब्लॉक पर। ठीक है, दोनों का मासेस दिया हुआ है, फोर्स एफ जो लगा रहे हैं वो 24 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू1 वो कितना है 0.8 है और 4 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू2 वो कितना है 0.2 है। ठीक है, अब अपने को दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ऐसा मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, हम जो मेथड बताते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, अगर मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा, अगर साथ में चल रहा है तो कितना एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन। पहले मान लिए कि यहां पर हम लोग मान लो कि एक तो गोंद लगा दिए, साथ में चलने के लिए मजबूर कर दिया उसको। ठीक है, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो अगर बात किया जाए यहां पर तो ये 2 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, एक 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अब यहां पर एक फोर्स लग रहा है कितना अपने पास 24 न्यूटन का। नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा भाई साहब, नॉर्मल रिएक्शन अगर यहां पर फ्रिक्शन देखा जाए, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का तो कोई मतलब है नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, तो अगर दोनों साथ में चल रहा है तो हम दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, एनएलएम में हम लोग इस बात से डील किए थे, तो अब इन दोनों को अगर हम एक कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, एक्चुअली वो 60 न्यूटन लग रहा होगा m इंटू जी। ठीक है, 4 kg प्लस 2 kg, दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम 6 kg का मान लिया तो 60 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना लग सकता है, यहां पर देखो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है एफ लिमिटिंग वो कितना लग सकता है, देखो तो एफ लिमिटिंग जो है वो म्यू2 इंटू एन लग सकता है, यानी कि 60 इंटू 0.2, तो एफ लिमिटिंग कितना लग सकता है 12 न्यूटन का फोर्स लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि चलेगा, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं चलेगा, यहां पर स्लिपिंग तो होगा। ठीक है, और इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन है जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एक कॉमन कितना होगा, देखो तो एक कॉमन जो है वो हो जाएगा अपने पास 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास। कोई दिक्कत, तो कॉमन एक्सेलरेशन चाहिए 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी कि 6, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये कॉमन एक्सेलरेशन है। ठीक है, कब, जब हम लोग मान ली कि ये दोनों साथ चल रहे हैं, बट इसको ऊपर वाले ब्लॉक को लेके जाने के लिए तो फोर्स है, इतना एक्सेलरेशन से लेके जाने के लिए फोर्स उसके पास है, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक के पास क्या कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं दिख रहा, नीचे वाले ब्लॉक के पास अपने पास फोर्स नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे वाले ब्लॉक को लेके जाने वाला कौन है, उसके पास एक ही उपाय है, उसको इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ही आगे लेके जा सकता है। तो नीचे वाले ब्लॉक को अगर हम अलग से बना ले तो यहां पर दिखेगा कि नीचे वाले ब्लॉक में इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग सकता है वही उसको आगे लेके जा सकता है, और ये जो फ्रिक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश एल इसको हम बोलते हैं, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू1 इंटू इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और वो किसके बराबर होगा 2 इंटू जी के बराबर होगा। ठीक है, तो 20 के बराबर है, म्यू1 इंटू 20 यानी कि कितना 16 न्यूटन, तो ये 16 न्यूटन इसको आगे लेकर के जाना चाहेगा। ठीक है, और अगर ये आगे चलने में कामयाब हो गया, अगर ये आगे चलने में कामयाब हो गया तो इसको रोकने के लिए भी तो एक भाई साहब प्रेजेंट है अपने पास, कौन, ई वाले भाई साहब, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 12 न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ 4 का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 16 माइनस 12 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय इसका मास यानी कि 4 kg, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चाहिए कितना 2, तो क्या साथ में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यहां से अपने को समझ में आया कि साथ में तो नहीं चल पाएगा, यानी कि ये वाला तो गलत है, तो साथ में नहीं चलेगा, अलग अलग चलेगा, तो ये एक्सेलरेशन तो ठीक आ गया, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ये एक्सेलरेशन सही है। अलग अलग चलना है तो यहाँ पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग से निकालने के लिए फिर से अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ऊपर वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो देखो क्या क्या फोर्सेस दिखेगा अपने को। फोर्स के नाम पर एक यहाँ पर 24 न्यूटन दिखेगा, एक यहाँ पर फ्रिक्शन दिखेगा, फ्रिक्शन कितना दिखेगा, तो ये 16 जो है, यही एफ डैश एल यहाँ पर भी दिखेगा कितना 16,
तो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ 4 तो आ ही गया, यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 अगर निकालना है तो वो अपने पास कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाय उसका मास कितना 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 का एक्सेलरेशन हो गया, ये 4 का एक्सेलरेशन हो गया, और दोनों क्या है अलग अलग चल रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसको समझ लो और फिर अपने पास एक ये क्वेश्चन अपने को ट्राई करके देखो, इसको नोट कर लो, इसको समझ लो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। चलो हो गया, आ गया क्या? साथ में चल रहा है? साथ में नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखो बताते हैं, अगर चल रहा है तो गलती करो, चाहो तो पॉज करके फिर से सोच सकते हो, साथ में नहीं चलना है, ठीक है। नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो समझाते हैं, मान लो कि दोनों एक साथ चल रहा है, एक ही मेथड अपने को पता, दोनों अगर साथ में चल रहा है तो दोनों साथ में अगर चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देख भाई साहब, अपने पास टोटल जो ब्लॉक है वो 6 kg का हो गया है, ठीक है। 4 + 2 6 kg का हो चुका है ब्लॉक, ठीक है। और इस 6 kg के ब्लॉक पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, देख तो आगे के साइड में एक फोर्स F1 लग रहा है, इसका वैल्यू भाई साहब 12 न्यूटन है, तो ये फोर्स भाई साहब 12 न्यूटन है अपने पास। पीछे के साइड में एक फोर्स लग रहा है अपने पास, जिसका वैल्यू अपने पास कितना है 24 न्यूटन है, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक का बात करें हम लोग, तो इसका वैल्यू अपने पास 24 न्यूटन है, ठीक है। और यहां पर अपने पास फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपने पास देखो, इन दोनों ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, वो 60 है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन अपने पास 60 है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो चलने का टेंडेंसी किधर है, 24 इधर 12 इधर, चलने का टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन जो लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे के साइड लगना चाहेगा, ठीक है। और पीछे के साइड फ्रिक्शन लगना चाहेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो μ2 जो है इसके और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना है 0.3 है, तो 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन जो लगेगा वो 0.3 इंटू 60 यानी कि कितना लगेगा 18 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन 3 न्यूटन, ये 24 न्यूटन, ये 12 न्यूटन। यहीं से दिख रहा है कि कॉमन एक्सेलरेशन, देखो 18 लग के फ्रिक्शन इसको चला देगा, नहीं 18 लग के फ्रिक्शन नहीं चलेगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को स्टार्ट नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रोकता है, और रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी इधर है, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो यहां पर फ्रिक्शन एक्चुअली में 18 न्यूटन ना लग करके कितना न्यूटन लगेगा, 12 न्यूटन लगेगा, ठीक है। 12 मिलकर के 24 न्यूटन को कैंसिल आउट कर देगा। कहानी क्लियर है, ठीक है। मतलब यहां से तो इतना समझ में आ गया कि 4 kg और ग्राउंड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ऐसे यहां से हम लोग समझ सकते हैं इसको कि 4 kg और ग्राउंड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है। अब चलो 2 kg और 4 kg के बीच में क्या स्लिपिंग होगा, क्योंकि 2 kg पे भी एक फोर्स लग रहा है अपना, ठीक है। तो अब 2 kg का एक अपना डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। इतना तो समझ में आएगा कि 4 का एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 4 का एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 0 है, एक ये चीज अपने को मिल गया है। अब 2 kg वाले पे आ जाते हैं। तो 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो देखो इस पर फोर्सेस के नाम पर कौन कौन सा है, तो 2 kg पर फोर्स है एक ऊपर 12 न्यूटन, ठीक है। और एक अपने पास फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक है। और वो फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो तो अगर 2 kg पे फोर्स आगे लग रहा है तो चलाने का इसको आगे कोशिश कर रहा है, 4 kg वाला तो चलने वाला है नहीं, इतना तो क्लियर हो गया अपने को, ठीक है। तो चलाने का इसको अगर आगे कोशिश कर रहा है, यानी कि इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, 2 kg पर पीछे के साइड लगेगा, ठीक है। और पीछे के साइड लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो कितना लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कितना लग सकता है, तो 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है 8 न्यूटन, जो कि ऑब्वियसली 12 न्यूटन से तो कम है, यानी कि चलना तो है इसको, और चलना है तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और a2 का वैल्यू अगर लिखने का बात किया जाए तो a2 कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4 डिवाइडेड बाई मास 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये a2 का वैल्यू आ गया, a4 अपने पास कितना आ गया 0 आ गया। कहानी समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक में हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम्स डील किए, 3 ब्लॉक सिस्टम्स अपने को देखना है तो क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस में जाकर के वहां पे भी देख सकते हैं, सिमिलर टाइप का कहानी 3 ब्लॉक अगर समझ जाओगे तो 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक कितना भी कर सकते हैं, वैसे 2 ब्लॉक सिस्टम से ज्यादा अपने को जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
चलो, तो अब अपने पास एक और टर्म होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, जैसे अपने पास कांटेक्ट फोर्स का अगर बात किया जाए, कांटेक्ट फोर्स मतलब जो फोर्स एक दूसरे दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में तो लग रहा है, ठीक है। तो दो बॉडीज जैसे मान लो कि बक्सा रखा हुआ है, तो कांटेक्ट फोर्स के नाम पर क्या क्या, एक नॉर्मल रिएक्शन लगते रहता है, ठीक है, और एक हम लोग देखें यहाँ पर कि फ्रिक्शन भी लग सकता है। तो कांटेक्ट फोर्स के नाम पर दो फोर्स, एक फ्रिक्शन लग सकता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, वेक्टर एडिशन अगर हम लोग कर देंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये अपना नेट कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब नेट कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है अपने को लैम्डा, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों यहां पर लैम्डा क्यों बना? देखो, क्योंकि फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा ये लैम्डा इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बढ़ने के साथ साथ लैम्डा बढ़ जाए, इसलिए हम लोग लैम्डा वहां पर बनाए, ठीक है। तो जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा उतना फ्रिक्शन जो है वो क्या लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, ठीक है। और यहां से हम लोग अगर देखें तो tan लैम्डा को हम लोग यहां से फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन tan लैम्डा लिखा जाएगा, और tan लैम्डा यहां से दिख रहा है फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू से, तो फ्रिक्शन जब भी लगेगा छोटा ही लगेगा, ठीक है। तो tan लैम्डा जो है वो छोटा या बराबर होगा किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यूएस इंटू एन, तो एन से एन ऊपर नीचे कट गया, तो tan लैम्डा जो है वो छोटा या बराबर होगा किससे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको कि हम लोग यहाँ पर म्यू से, केवल म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा का जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू अपने को tan लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू होगा, या फिर लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स म्यू अपने को दिखेगा, ठीक है। तो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू अपने को tan इनवर्स म्यू दिख रहा है, और वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, हालांकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन उससे छोटा कोई भी वैल्यू हो सकता है, जीरो से शुरू होकर के उस मैक्सिमम तक जा सकता है जब तक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो अपने पास एक और टर्म होता है यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए हम लोग इंक्लाइंड टेबल मेथड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अपने पास ये इंक्लाइंड टेबल टाइप का होता है। क्या होता है? ये एक अपने पास प्लैंक टाइप का है, ठीक है, जिसमें ऐसा ग्रूव टाइप का है, ठीक है। और ये एक प्लैंक इस तरह का हुआ है जो जिसका एंगल हम लोग ऐसा यहाँ से ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं, ये वाला एंगल हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइन टेबल मेथड जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिटरमाइन करने में भी काम आता है, ये समझने में भी काम आता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, उसको समझने में भी काम आता है। ये समझने में काम आता है कॉन्टैक्ट एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर अपने पास इंक्लाइन टेबल एक लिया जाए तो देखो, ये तुम घर में भी ले सकते हो, ठीक है, एक बुक ले लो या कॉपी ले लो, ठीक है, और कोई एक ब्लॉक टाइप का डस्टर ले लो, पेन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पेन को ध्यान रखना है कि पेन को जब भी रखेंगे हम लोग इसके परपेंडिकुलर ऐसा रखेंगे, ठीक है, पेन को ऐसा नहीं रख देना तो घुड़क के चल जाएगा नीचे, ठीक है। तो पेन को ऐसा रखेंगे हम लोग, ठीक। अब देखो इंक्लाइन टेबल मेथड में क्या होता है, हम लोग ये वाला एंगल जो है यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज करते गए करते गए करते गए एक एंगल देखेंगे जिस पर जाकर के ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। देखो धीरे 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 एंगल इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। एक एंगल आएगा, देखो अब स्लाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस एंगल पे ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब जब उस एंगल पे ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दिया तो हम लोग एक चीज और देखे, देखो जब स्लाइड करना शुरू कर दिया है, जस्ट स्लाइड करने वाला है, तब देखो ब्लॉक जो नीचे गिर रहा है ये कुछ वेलोसिटी से गिर रहा है, दिख रहा है। मतलब क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो वो ज्यादा था, काइनेटिक फ्रिक्शन जब ये स्लाइड करना शुरू कर दिया तो थोड़ा कम हो गया, तभी इसको कुछ एक्सेलरेशन मिला और ये तेज होकर के नीचे गिर रहा है। कहानी समझ में आ रहा है? तो एक चीज वहां से ये समझ में आ गया। एक हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो अभी हम इसको ऐसा रखे हुए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा 90 डिग्री ऐसा टर्न कर देते हैं, थोड़ा बहुत सरफेस चेंज हो रहा है, जैसे इसका ये वाला सरफेस जो थोड़ा अलग है इससे, लेकिन लगभग लगभग एंगल क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो अगर हम लोग इसको ऐसा रख दिए, ठीक है, और ये एंगल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, अब तुम बोलोगे सर एंगल सेम कैसा आएगा, तो वो हम बगल बगल में स्नैपशॉट दोनों डाल देंगे, ठीक है, सेम एंगल का, ठीक है। देखो एंगल बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, ठीक है, बढ़ते 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 ये नहीं 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 चल भाई, हाँ देखो चला, ठीक है। तो इतना एंगल पर आकर के ये क्या हुआ, स्लाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एंगल लगभग लगभग क्या है, सेम है,
स्नैपशॉट में देख सकते हो, बगल में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो एंगल सेम है, अपने पास इतना समझ में आ गया, मतलब कॉन्टैक्ट एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, सेम एंगल पे उठा रहे हैं तभी ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर रहा है, ठीक है। और एक तीसरा चीज हम लोग यहाँ से कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर ले, जब ये जस्ट चलने वाला है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जब ये जस्ट चलने वाला है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल है वो हम लोग कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इस इंक्लाइन टेबल में देखो, ये हाइट हम लोग निकाल सकते हैं, ये बेस हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये वाला एंगल tan थीटा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये जो थीटा अपने पास दिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और अगर एंगल ऑफ रिपोज अपने को पता चल जाए तो हम लोग यहां से देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ब्लॉक का बना है तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, देखो तो एक mg लग रहा होगा जिसका दो कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा mg cos थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जस्ट चलने वाला है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg cos थीटा लग रहा होगा। यहां से कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है, यहां से आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। ये हम समझा रहे क्योंकि जस्ट चलने वाला है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा यहां पर एक लग रहा होगा, म्यू इनटू n एक्चुअली में लिख रहा है, और n किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास अगर यहां से दिखाए तो mg sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा है, ठीक है। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा है। देखो दोनों साइड से mg कैंसल आउट हो गया और यहां से tan थीटा इक्वल्स टू म्यू दिख गया। तो अपने पास एंगल ऑफ रिपोज जो है वो क्या दिखेगा, tan इनवर्स म्यू दिखेगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो हम लोग एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। और जनरली लैबोरेटरी में इस मेथड को यूज किया जाता है। एंगल ऑफ रिपोज हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल लिए और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यहां से कैलकुलेट करने में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इंक्लाइंड टेबल मेथड भी बोलते हैं। ये एक टेबल जो कि इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इंक्लाइंड टेबल मेथड टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ये जो वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के और ब्लॉक के सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सबको लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जितना हम लोग देख लिया फ्रिक्शन की थ्योरी पार्ट के लिए सफिशिएंट है, ठीक। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है तो बताएं, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज है यूट्यूब का ही, ठीक है। वहां जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। अब अगर थ्योरी में और ज्यादा दिक्कत रह जा रहा है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करना है, तो मेरा बुक देख सकते हो या फिर फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में जान सकते हो। इन सब के बारे में जानने के लिए मेरे वेबसाइट physicsbuddy.in पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दो। लगता है किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो।